हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक में से अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे। इस अध्याय से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले सही विकल्प से। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पहले आपको मैं लेंस के बारे में बताना चाहूंगा। लेंस ज्यामितीय रूप से 2 सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम है जिससे अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु का वास्तविक अथवा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। नीचे उत्तल और अवतल लेंस दिखाए गए हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा जबकि अवतल लेंस बीच में पतला होता है। तो लेंस पारदर्शी माध्यम के ही बने होने चाहिए। पारदर्शी माध्यम के क्यों? क्योंकि लेंस में से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है, अर्थात लेंस प्रकाश के अपवर्तन की घटना का प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए, उत्तल लेंस प्रकाश को फोकस पर मोड़ रहा है, अंदर की तरफ मोड़ रहा है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को बाहर की तरफ मोड़ रहा है, इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो अपवर्तन की घटना होती है। अब देखिए, इसमें से किससे लेंस बनेगा और किस पदार्थ से लेंस नहीं बनेगा? जल। जी हां, जल से लेंस बन सकता है। आपने पानी की बूंदों को देखा है, पानी की बूंदें उत्तल लेंस का काम करती हैं। अगर किसी कागज या पेपर पर पानी की बूंद गिरी हुई है तो पानी की बूंद के नीचे का अक्षर आपको बड़ा दिखाई देगा। इसी प्रकार किसी बल्ब में पानी भरकर आप उससे उसका उत्तल लेंस बना सकते हैं। कांच से तो लेंस बने ही होते हैं। प्लास्टिक, जी हां, पारदर्शी प्लास्टिक से भी लेंस का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं, क्योंकि मिट्टी एक अपारदर्शी माध्यम है। तो विकल्प नंबर द हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होगी? तो पहले हम अवतल दर्पण को देख लें। ये लीजिए, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरणपथ आरेख दिखाया गया है। यहां प्रतिबिंब को देखें। वस्तु है ए बी, बिंब है ए बी जो अवतल दर्पण के सामने या आगे की ओर रखा हुआ है, जबकि बनने वाला प्रतिबिंब है ए डेज बी डेज जो अवतल दर्पण के अंदर या पीछे बन रहा है। तो यह प्रतिबिंब कैसा है? गौर से देखें, यह प्रतिबिंब है आभासी, जहां पर किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, हम केवल कल्पना कर रहे हैं। साथ ही साथ सीधा और वस्तु या बिंब से बड़ा है। तो जब भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के मध्य रखेंगे, ये देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिखाई दे रही है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु ए बी फोकस के अंदर रखी हुई है एफ और पी के बीच में। तो जब भी वस्तु या बिंब अवतल दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के मध्य रखी होगी, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यही हमसे पूछा है प्रश्न में कि ऐसा प्रतिबिंब कब बनेगा अवतल दर्पण में? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य होगी। प्रश्न क्रमांक 3, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ हम आपको बताएंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है या समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर एक गोला दिखाई दे रहा है और इस गोले को काटकर 2 दर्पण बनाए गए हैं, गोलीय दर्पण। ये दर्पण है उत्तल दर्पण और ये दर्पण है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोले से काटे जाते हैं उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा उस दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। तथा ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु और होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है क्योंकि यह एक छोटे गोले से काटे जाते हैं। लेकिन हमसे कुछ और ही पूछा है। हमसे पूछा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए, समतल दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, आईना चित्र में दिखाया गया है। समतल दर्पण एक सपाट समतलीय परावर्तक सतह वाला एक दर्पण है। क्योंकि समतल दर्पण एक असीम रूप से बड़े गोलाकार दर्पण का एक हिस्सा होता है, इसलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस की लंबाई अनंत होती है। अर्थात मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी
हम जिस पर रहते हैं ये गोल है, गेंद की तरह, जैसा चित्र में दिखाया गया है। लेकिन हमें पृथ्वी गोल नहीं दिखती, बल्कि हम जहां रहते हैं वहां हमें पृथ्वी समतल ही दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसका आकार बहुत बड़ा है और हम पृथ्वी के एक छोटे से ही क्षेत्र को देख पाते हैं। हाँ, आप अगर अंतरिक्ष से देखोगे तो पृथ्वी गोल दिखेगी, लेकिन पृथ्वी पर खड़े होकर देखोगे तो चूंकि पृथ्वी बड़ी है और हम पृथ्वी के छोटे से क्षेत्र को देख पाते हैं, इसलिए पृथ्वी हमें समतल दिखाई देती है। बिल्कुल उसी प्रकार जो समतल दर्पण है ये बहुत बड़े गोले से काटा जाता है। देखिए चित्र बता रहा है, प्लेन मिरर बहुत बड़े गोले से काटा जाता है और उस गोले की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी लाखों मीटर में होती है, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या। इसी को हम अनंत भी कह सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि समतल दर्पण एक बहुत बड़े गोले से काटा जाता है जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बहुत अधिक होती है, जिसे हम अनंत कह सकते हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी f अनंत और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R भी अनंत होती है। तो विकल्प नंबर आ हमारे सही हैं। प्रश्न क्रमांक 5, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य अर्थात बात हो रही है यहां साइड ग्लास की। सभी गाड़ियों में लगे होते हैं, मोटरसाइकिलों में लगे होते हैं, कारों और बसों में लगे हुए रहते हैं। इन साइड ग्लास में हमें पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र छोटे और सीधे रूप में दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हमें बताना है कि इस साइड ग्लास में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। तो आप कभी साइड ग्लास को हाथ लगाना, तो आपको उस साइड ग्लास में लगा हुआ दर्पण बीच में से उभरा या उठा हुआ दिखाई देगा, और अगर दर्पण बीच में से उभरा या उठा है तो समझ जाइए कि वह उत्तल दर्पण है। चलो हाथ नहीं लगा रहे, तो आप इस उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण पथ आरेख देखें। जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु होती है, कहीं भी हो, अनंत से लेकर दर्पण के ध्रुव P के मध्य कहीं भी हो, हमेशा उस वस्तु का सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए तो हम उत्तल दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे और सीधे रूप में देख पाते हैं। यहां समतल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर पाते हम। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो बहुत बड़ा समतल दर्पण लगाना पड़ता, और अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी सीधा, कभी उल्टा। तो मात्र एक दर्पण है उत्तल दर्पण, जो हमें बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, तो हमें पीछे से आ रहे वाहन आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो हमारा उत्तर हुआ विकल्प नंबर ब, उत्तल दर्पण। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थान पे आ गए हम। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, गोलीय दर्पण जो एक गोले से काटा जाता है, जैसे APB एक अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ धसी हुई है। P इसका ध्रुव जबकि AB इसका द्वारक है। यह जिस गोले से काटा गया है उस गोले के केंद्र C को हम वक्रता केंद्र तथा P से C की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। P और C के बीच में देखिए एक बिंदु है बिल्कुल मध्य में, P और C के बीचों बीच, इसे हम कैपिटल F या गोलीय दर्पण की फोकस कहते हैं, और P और F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी स्मॉल f से दिखाते हैं। तो ये है चिन्ह परिपाटी या कुछ संकेत गोलीय दर्पणों के। अब ध्यान दें, हमसे पूछा गया है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी 1/2 होती है। अर्थात अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 का आधा कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, 5 सेंटीमीटर आएगी। क्यों? क्योंकि जो फोकस होता है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मध्य में होता है, इसलिए हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी उल्टा भी प्रश्न आ सकता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, यह प्रश्न भी आ सकता है। लेकिन हमसे पूछा गया है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, तो रिक्त स्थान में आप या तो आधी लिख दें या 1/2 लिख आए। प्रश्न क्रमांक 2, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह से दूर हट जाती है। तो लीजिए, हम आपको चित्र के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझा रहे हैं। यहां है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर दो स्थितियां बनती हैं अपवर्तन की। पहली, आप उल्टे हाथ तरफ देखें, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, अर्थात हवा से कांच में जाती है, तो ये देख रहे हैं आप, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। इसे आप
क्यों आ जाती है? इसका कारण है क्योंकि प्रकाश का वेग कम हो जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। आपको एक शब्द याद रखना है जिसे कहते हैं विषम। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी वह अभिलंब के पास आ जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरा चित्र दिखाया गया है सीधे हाथ तरफ, इसमें प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अर्थात कांच से हवा में जा रही है, तो यह अभिलंब से दूर हट रही है क्योंकि प्रकाश का वेग बढ़ रहा है। आप इसे भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं और वो है, एक शब्द याद रखना है आपको, संविदा। सघन से विरल में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपवर्तन की घटना को समझा। अब आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी रिक्त स्थान में गलती है। कभी भी रिक्त स्थान ऐसे नहीं आएगा कि अभिलंब लिख दो उत्तर बन गया। रिक्त स्थान कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर अभिलंब लिखा हुआ आएगा और इतनी सी जगह में रिक्त स्थान रहेगा। तो अब आपको पहचानना पड़ेगा कि सघन से विरल तो अभिलंब से, फिर रिक्त स्थान आपको पहचानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा दूर हो जाती है। तो रिक्त स्थानों में फेरबदल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अब अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान 3 में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। अब हमें बताना है कि किस आकृति में या किस दर्पण या लेंस में वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए, ये अवतल दर्पण दिखाया गया है और अवतल दर्पण के सामने वस्तु या ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र सी के बाहर है। तो बनने वाला प्रतिबिंब देखिए, इमेज वस्तु से छोटी और उल्टी बन रही है। यही तो हमसे प्रश्न में पूछा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में जब भी वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर होगी वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार उत्तल लेंस में भी यही स्थिति बनती है। उत्तल लेंस में भी जब वस्तु वक्रता केंद्र या 2f जो फोकस दूरी का दुगना है 2f के बाहर होती है तो भी उत्तल लेंस उसका छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप यहां पर उत्तर में अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस दोनों लिख के आए, या फिर कोई एक उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है अवतल दर्पण में एवं उत्तल लेंस में, जैसा कि किरण पथ आरेख में दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 रिक्त स्थान। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से होता है। अब रिक्त स्थान में हमें भरना है कि दर्पण जो साइड ग्लास में जो दर्पण उपयोग किया जाता है उस दर्पण का आवर्धन कितना होता है। 1 होता है, 1 से कम होता है या 1 से अधिक होता है। तो पहले हम आवर्धन समझाते हैं आपको। किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से बड़ा या छोटा दिखाना आवर्धन कहलाता है। वस्तु का आकार अलग है। अब आपने एक दर्पण यूज कर रहे हैं, वो या तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है या छोटा या उसके बराबर, इसी को हम आवर्धन कहेंगे। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसका एक सूत्र है, आवर्धन का संकेत m बराबर ऊपर लिखते हैं हम बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे वस्तु की लंबाई, m बराबर h डैश बटा h। अब ध्यान दीजिए, अब अगर m का मान 1 आए, आवर्धन 1 आए, तो समझ जाइए कि बनने वाला प्रतिबिंब और वस्तु दोनों समान लंबाई के हैं। प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई बराबर है, तभी तो रेखीय आवर्धन 1 आ रहा है। और यदि रेखीय आवर्धन m का मान 1 से कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि बनने वाला प्रतिबिंब छोटा जबकि वस्तु बड़ी है। और अगर रेखीय आवर्धन m का मान 1 से अधिक है तो बनने वाला प्रतिबिंब ज्यादा लंबा और उसकी तुलना में वस्तु छोटी है। तो इसी प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं उत्तल दर्पण का। यहां देखिए साइड ग्लास में हम उत्तल दर्पण यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब उत्तल दर्पण में आप देखें किरण पथ आरेख को, रेखीय आवर्धन हमें निकालना है। ये बनने वाला प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर लिखते हैं। ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई नीचे लिखते हैं। अब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, आप खुद देख लो, प्रतिबिंब छोटा है जबकि वस्तु बड़ी है। मान लो वस्तु की लंबाई 6 मीटर जबकि बनने वाला प्रतिबिंब उससे छोटा 5, 4 या 3 मीटर का है। अब आप भाग लगा दो, ऊपर तो लिखेंगे हम प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे लिखेंगे वस्तु की लंबाई, भाग लगाओ, 3 में 2 से भाग लगाएंगे तो 0.5 आया ना 1 से कम। तो इसी प्रकार हम समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 होता है
उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, जबकि अवतल दर्पण का आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका आवर्धन हमेशा 1 से कम आता है। रिक्त स्थान 5, वस्तु को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। वस्तु को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं ये बताना है। अक्सर हमें भ्रम होता है कि हम आंखों की मदद से देखते हैं या आंखें हमें देखने में मदद करती हैं, लेकिन अगर हम आपको किसी अंधेरे कमरे में खड़ा कर दें, आपकी आंखें बढ़िया हैं, आंखें खुली हुई हैं, आपको अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया, आपने पूछा बताओ अंधेरे कमरे में कौन सी वस्तु रखी है, आप नहीं देख पाओगे। तो आंखें देखने में मदद नहीं कर रही हैं, आंखें एक माध्यम है। फिर देखने में कौन मदद करता है? तो अंधेरे कमरे में हमने आपको खड़ा कर दिया, अभी कुछ नहीं दिख रहा आंखों से, अब हमने उस अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला दी, तो क्या होगा? उस मोमबत्ती से निकला प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होगा, वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करेगी और वह परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करेगा और रेटिना पर उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वास्तव में हमें पता चला कि आंखें नहीं बल्कि प्रकाश वस्तु को देखने में मदद करता है। बढ़ते हैं हम हमारी सही जोड़ियों की तरफ। ये लीजिए सही जोड़ी मिलाते हैं। डायऑप्टर, डायऑप्टर जिसका संकेत कैपिटल डी होता है, यह लेंस की क्षमता P का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता P को अगर हम निकालें, चाहे हम उत्तल लेंस की क्षमता निकालें चाहे अवतल लेंस की क्षमता निकालें, हमेशा हमको बाद में एक इकाई लिखना पड़ेगी। लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है डायऑप्टर। चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा सही जोड़ी में कॉलम आ में आ रहा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपने देखा है, ये उत्तल लेंस जिसके दोनों परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरे होते हैं, अर्थात जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। अब तीसरे पे आ जाइए, अवतल लेंस की क्षमता। ये लीजिए, अब हमने अवतल लेंस बना दिया, इसके दोनों परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसे होते हैं, ये बीच में मोटा और बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। इस अवतल लेंस को देखें, इसमें से जब प्रकाश होकर गुजरता है तो ये प्रकाश को फैला देता है। जब भी अवतल लेंस में से प्रकाश होकर गुजरेगा वो प्रकाश फैल जाएगा, मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगा, और जब भी प्रकाश फैले मुख्य अक्ष से दूर हो तो लेंस की क्षमता बनती है ऋणात्मक। तो हमें समझ में आ गया कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। यहां पर उत्तल लेंस की क्षमता भी लिखा हो सकता था। उत्तल लेंस ये प्रकाश की किरणों को अंदर मोड़ता है, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर मोड़ता है। अगर मुख्य अक्ष की ओर प्रकाश मुड़े तो लेंस की क्षमता धनात्मक। चलिए, समतल दर्पण का उपयोग हम किस काम में करते हैं? चेहरा देखने के लिए, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा चेहरा जैसा है ना समतल दर्पण में, वैसे ही दिखेगा, डिक्टो। अगर हम इस समतल दर्पण की जगह कोई दूसरा गोलीय दर्पण उत्तल या अवतल उपयोग करेंगे ना, तो चेहरा कहीं बड़ा तो कहीं छोटा तो कहीं लंबा, अर्थात सही प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो समतल दर्पण में ही चेहरा देखा जाता है। एक सरल रेखीय पथ, तो आपको पता है कि प्रकाश की किरण हमेशा बिल्कुल सीधी एकदम सरल रेखीय पथ में गमन करती है। छठा विकल्प है कॉलम आ, परावर्तक पृष्ठ गोलीय। तो परावर्तक पृष्ठ गोलीय किसके होते हैं? जी हां, एक गोले से काटे गए गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा गोलीय दर्पण। यहां गोलीय दर्पण की जगह अगर लेंस लिखा होता तो भी आप यहां लेंस लिखते और उत्तर सही बनता। तो ये हुई हमारी सही जोड़ियां। बढ़ते हैं आगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? रेगिस्तान की मरीचिका आप जानते हैं क्या होती है? रेगिस्तान जहां रेत है, बहुत अधिक गर्मी है, वहां पर ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को या जो ऊंट पर सवारी कर रहा है उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी के का आभास होता है। उसे लगता है कि थोड़ा सा दूर एक कोई जलाशय है, पोखर है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे जलाशय, पोखर या पानी नहीं मिलता। तो इस प्रकार रेगिस्तान में सवारी करने वाले जो यात्री हैं उनको पानी के होने का भ्रम होता है, इसी को हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। अब ये भ्रम क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप चित्र में देखें, ये देखिए, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। तो यहां जा रही है प्रकाश की किरण सघन से विरल में। सघन से जब भी विरल में जाएगी सविदा अविलंब से दूर हटेगी। ये देखिए, ये आपतन कोण है, इसका मान कम है, और ये अपवर्तन कोण आर है जिसका मान ज्यादा है। अब अगर हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाएं, बढ़ा दो,
अब प्रकाश की किरण यहां से भेजो। अगर हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो धीरे धीरे इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तित किरण अभिलंब से समकोण पर जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। इस वक्त जो आपतन कोण है जिसे अपन आई कहते हैं वो माना जाता है क्रांतिक कोण सी। अब अगर हम आपतन कोण का मान अर्थात आई का मान क्रांतिक कोण सी से ज्यादा कर दें, ये लीजिए और बढ़ा दिया आपतन कोण का मान, अब क्या होगा, अपवर्तित किरण जो 90 डिग्री जा रही थी वो उसी माध्यम में जिधर से जा रही है अर्थात सगर माध्यम में ही वापस लौट आएगी। इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां ऐसे ही तो हो रहा है। चलो आपको हम बताते हैं यहां कैसे क्या क्यों हो रहा है। ये देखिए यहां पर मरुस्थल में ऊपर की जो वायु होती है ना, ऊपर की वायु ठंडी होती है, ठंडी वायु सघन मानी जाती है, जबकि रेत या जमीन के पास की वायु, रेत गर्म है तो जमीन के पास की वायु गर्म, गर्म वायु को हम विरल कहते हैं। अब इस सवार है यहां पर, ये ऊंट पे बैठा हुआ है, इसने ये पेड़ से चली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर ये चली तो ये कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, जैसा कि यहां हो रहा था। सघन से विरल में जाएगी और ये अविलंब से दूर हटेगी, हटती चली जाएगी, हटती चली जाएगी और वापस उसी माध्यम में आ जाएगी और यात्री की आंखों में पड़ेगी। अब अगर इस किरण को हम पीछे ले जाएं तो इस खजूर के पेड़ का आभासीय प्रतिबिंब हमें नीचे हिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात अब इस यात्री को दो खजूर दिखाई देंगे, एक तो ये सीधी किरण अगर आंख में जा रही है तो खजूर सीधा जमीन के ऊपर खड़ा दिखाई देगा, और अगर इस प्रकार इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है तो खजूर नीचे, खजूर का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे पानी में नहीं हिलता हुआ प्रतिबिंब दिखता है तो उसे ऐसा लगेगा कि खजूर के पेड़ के नीचे जलाशय पोखर है, लेकिन जब वहां जाएगा तो उसे तालाब पानी कुछ भी नहीं मिलेगा। यह है रेगिस्तान की मरीचिका और उसके पीछे का कारण। उत्तर हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं। और कभी आपने देखा होगा गर्मी में आप जब सड़क पर, हाईवे पर यात्रा करते हैं तो आपको कुछ दूरी पर सड़क गीली दिखाई देती है, ऐसा लगता है शायद आगे पानी गिरा हो, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं मिलता। प्रश्न क्रमांक 2, दर्पण सूत्र लिखिए। यहां दो सूत्र दिखाए गए हैं, एक है दर्पण सूत्र, दूसरा है लेंस सूत्र। वास्तव में दर्पण या लेंस सूत्र, दर्पण या लेंस की फोकस दूरी, दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी अर्थात u और बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दिखाने वाला सूत्र होता है। अगर इन तीनों में से f, v और u में से कोई दो चीजें अगर आपको ज्ञात हैं तो आप तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। तो हमसे दर्पण सूत्र पूछा है, दोनों में कितना अंतर है, केवल बीच के चिन्ह या साइन का अंतर है। दर्पण सूत्र में बीच में धन, जबकि लेंस सूत्र में ऋण का संकेत है। तो इस प्रकार दर्पण सूत्र में आप लिख के आएंगे 1/f बराबर 1/v धन 1/u। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/u आगे भी लिख सकते थे और 1/v पीछे भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होगा, लेंस में 1/u आपको पीछे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो ऋणात्मक है। तो दोनों में से कोई सा भी सूत्र पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकेगा। प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, सीधा, और आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा। ये लीजिए, अवतल दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये पहले भी हम समझ चुके हैं, तो उत्तर आ जाएगा अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अंतिम और चौथे प्रश्न की ओर। एक आपतित किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझें, नहीं तो आप गलती करके आ सकते हैं। ये लीजिए, हमने बना दिया समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह ऊपर है और नीचे की सतह पुती हुई है। इस पर हमने आपतन बिंदु पर बना दिया अभिलंब अर्थात समकोण पर एक लाइन खींच दी। ये आ रही है आपतित किरण, समतल दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है परावर्तित किरण। इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण, कोण आई कहेंगे, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम परावर्तन कोण आर कहेंगे। और आपको पता है कि कोण आई और आर हमेशा बराबर होती हैं। अब प्रश्न को समझें, क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, देखो प्रश्न में, एक आपतित किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब से कोण नहीं बना रही है बल्कि समतल दर्पण से कोण बना रही है। तो आपतित किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमसे परावर्तन कोण आर पूछा है, तो पहले आपको आई निकालना पड़ेगा, आपतन कोण निकालना पड़ेगा। भाई कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि जो अभिलंब होता है वो समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। उस 90 में से इस 30 डिग्री को आप घटा दें, कम कर दें
तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 60 डिग्री। तो कोण आई का मान आ गया 60 डिग्री, और कोण आई बराबर होता है कोण आर के, तो कोण आर भी बन गया अब हमारा 60 डिग्री। तो ये सावधानी रखना है कि आपतित किरण किसके साथ कोण बना रही है, समतल दर्पण से बना रही है या अभिलंब से। तो यहां समतल दर्पण से बना रही थी, तो हमने 90 में से उस कोण को घटाया, पहले आपतन कोण निकाला, जितना आपतन कोण आया वही हुआ हमारा परावर्तन कोण। तो इस प्रकार आप सही उत्तर की तरफ पहुंच गए, उत्तर है 60 डिग्री। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अन्य वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।